नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। चौथे स्तंभ का गिरना तो लगातार जारी है, उसमें कोई रुकाव का न संकेत है ना उसकी कोई उम्मीद। लेकिन सत्ता के सहोदर दरबारी पत्रकारों के बीच पत्रकारिता का धर्म निभाते अकेले पत्रकार की भी चमक मानो जैसे सितारे चमकते हैं वैसी रहती हो। और इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता कैसे पत्रकार की कलम को दबाने का प्रयास करती है। और यह भी एक महज इत्तेफाक ही है जिस दिन इंदिरा गांधी के आपातकाल की बरसी देश का सत्ताधारी पक्ष मना रहा था, उसी समय चौथे स्तंभ का गला घोटने का भी प्रयास वही कर रहा था। पीटीआई न्यूज एजेंसी को बीते दिनों सरकारी प्रसारण विभाग प्रसार भारती एयर जो है उन्होंने उनसे रिश्ते खत्म करने के संकेत दे दिए। उसी के साथ उन्होंने उनको देशद्रोही का सर्टिफिकेट भी दे दिया। दरअसल वाकया क्या है? वाकया यूं हुआ कि पीटीआई ने पिछले हफ्ते भारत में स्थित चीनी जो राजनयिक है उनका साक्षात्कार किया और जो चीन सीमा विवाद चल रहा है उस पर उनका पक्ष भारत के सामने रखा। और 2 दिन पहले पीटीआई के चीन के जो संवाददाता है उन्होंने चीन स्थित भारतीय राजनयिक मिस्त्री जी उनका साक्षात्कार किया और वो साक्षात्कार उन्होंने पब्लिश किया। वहीं से यह चिंगारी भड़की। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान और भारतीय राजनयिक मिस्री का चीन भारत रिश्ते बेहतर होने हेतु भारतीय सीमा में चीन की जो घुसपैठ है उसको खत्म करने और पीछे हटने का चीन को सबसे पहले प्रयास करना होगा, यह बयान एकदम विरोधी पाए गए। अब या तो माननीय मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या भारतीय राजनयिक मिस्री। और मजे की बात यह है कि प्रसार भारती ने जो पीटीआई को देशद्रोही करार दे दिया, उसी पीटीआई की जो खबर है, जो पीटीआई ने मिस्री जी का साक्षात्कार किया, उसका ना भारत सरकार ने ना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अभी तक खंडन किया है। मतलब राजनयिक मिस्री जो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो तथ्य है। और इस घटना में सबसे इंपॉर्टेंट और एक संयोग है, इसी प्रसार भारती ने यह आदेश एक बार और दिया था। और वो पता है कब दिया था? वह दिया था 1974 में आपातकाल के दौरान। अब आप इस बात को इशारे में ही समझ ले तो बेहतर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस हफ्ते चैनलों का जो प्राइम टाइम है वो धुआं जल उठा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बढ़ते सवालों का घेरा देख हेडलाइन मैनेजमेंट का एक बहुत शानदार प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने इस हफ्ते किया और गोदी मीडिया ने उसको अच्छे से चलाया। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला। सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो को पूछो कि चीन से पैसे क्यों लिए? ये करने की क्या जरूरत थी? राजीव गांधी फाउंडेशन के पास क्या पैसे की कमी होती है इस देश में? किसने पैसे लिए चीन की एम्बेसी से? आज बहुत बड़ा खुलासा आर पार के अंदर। वाकई आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जो न्यूज इस समय आ रही है, जो बड़ी खबरें इस समय आ रही है, चीन पर सरकार वर्सेस परिवार हो गया। वाकई मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार। तो चीन पर चल रही सियासी लड़ाई अब सियाचिन पर भी आ गई है। क्या सियाचिन सरेंडर करने वाला था एक परिवार? ये बहुत बड़ा सवाल हम लोग आज उठाने जा रहे हैं। क्या वाड्रा परिवार को किसी और सबूत की जरूरत है? बताइए सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो और राहुल बाबा। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है।
चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने, चले क्या? हाँ, आप यह कह सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से जो मदद ली उस पर सवाल उठाना वाजिब कैसे नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जो समय संयोजन है यह बता रहा है कि यह सिर्फ एक गंभीर विषय से सामान्य जनता का ध्यान भटकाने मात्र की कोशिश है। इसमें कोई दो राय दिख ही नहीं रही है, क्योंकि मोदी सरकार पिछले 6 सालों से सत्ता में है और अगर यह प्रयास, यह जो कांग्रेस को आई हुई डोनेशंस जो है, यह अगर गैर कानूनी है तो सरकार कभी भी कार्रवाई कर सकती है। और सरकार कितनी सक्षम है कार्रवाई करने में, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो पी चिदम्बरम जो अर्थ मंत्री थे, उनके यूपीए के दरमियान उनके घर में जो पुलिस दीवारों को लांघ रही है, वह देख के आप पता कर सकते हैं कि सरकार कितनी सक्षम है। These pictures can only be called unprecedented. Unprecedented. The CBI team first, in an unprecedented move, pasting a notice outside P. Chidambaram, the former finance minister's residence, where they said appear in 2 hours. Then, an unprecedented act of the former finance minister missing in action for 27 hours. Then, unprecedented for him to appear at the Congress office, the Congress headquarters, after getting no relief. लेकिन आज उठे सवालों से मुंह छिपाने का प्रयास भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस से 10 सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहा होगा। इस हफ्ते और एक घटना हुई। इस हफ्ते व्यापारी रामदेव के चर्चे टेलीविजन के पर्दे पर छाए रहे। व्यापारी रामदेव ने इस हफ्ते पूरे दुनिया को मूर्ख समझ कोरोना को ठीक करने की दवा लॉन्च कर दी। हमारे साथ है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव अब से कुछ देर पहले उन्होंने विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि कोरोना का लाइलाज, जो एक बीमारी थी, ये कोरोना लाइलाज पैंडेमिक है पूरे विश्व भर में, हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक दवाई सर्टिफाइड बना ली है। बाबा रामदेव हमारे साथ हैं, हम देख सकते हैं। बाबा, आप इस समय अपने लैब में खड़े हैं, आपके आगे पीछे पूरा आपका स्टाफ है, ये लैब कोट पहना हुआ। तो ये दवाई जिसका नाम आपने कोरोनिल रखा है, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, कोरोनिल। जब पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सबको चौंका दिया। व्यापारी रामदेव द्वारा निर्मित दवा का जो है वो एक भव्य उद्घाटन कार्यक्रम भी हुआ। जिस महामारी ने दुनिया को दहशत में डाल रखा है, जिस वायरस की चपेट में आकर लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसने भारत में भी हजारों लोगों की जान ले ली है, उस कोरोना की पहली दवा तैयार करने का दावा योग गुरु रामदेव ने किया है। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और देर शाम यह खबर आई कि देश के आयुष मंत्रालय ने दवा की बिक्री पर यह कहकर रोक लगा दी कि इसका सत्यापन जो है, सत्यापन प्रक्रिया है, वह नहीं हुई है। इससे सुपर फास्ट कुछ और नहीं हो सकता है। क्रैक मेल की तरह गाड़ी बिना ब्रेक लगाए प्लेटफॉर्म से गुजर जाए और तब जाकर स्टेशन मास्टर को ख्याल आए कि जा, ये तो गाड़ी गुजर गई, निकल गई, और उसके बाद स्टेशन मास्टर साहब लाल झंडी लेकर पीछे पीछे उस गाड़ी के दौड़ने लग जाते हैं। इसी कहानी को आप इस तरह से समझिए, एक आयुष मंत्रालय है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, दरबान से लेकर सचिव तक, उनके ऊपर मंत्री तक। इतने लोगों के होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 की एक दवा बना ली है और लॉन्च कर दी है। लेकिन व्यापारी रामदेव की दवा की खबर का प्रसारण प्रायोजित द्वारा व्यापारी रामदेव ही था। तो आप समझ जाइए, उनकी ही खबर, विज्ञापन दाता भी वही। ये तो इसलिए कोई पैनिक ना करे। ये तो लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ना कि ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि सस्ता रहेगा, लोगों को क्योर भी मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग भी इसकी ज़्यादा होगी और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई जादू की गोली है बाबा रामदेव जी। न एंकर न पत्रकार ने इस बात की जहमत उठाई कि दवा के सत्यापन के जो प्रक्रिया है उसकी जांच कर ले। बाबा रामदेव का जो कोरोना वायरस पे उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने क्योर ढूंढ ली है और वो ड्रग बेचेंगे, कोई 500 रुपए के आसपास होगा। आप सोचिए, अगर 5-10 करोड़ लोगों ने भी ये ड्रग खरीद लिया तो
मिलियनायर बिलियनायर बन जाएंगे, वो ऑलरेडी हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा उनका। आयुष मंत्रालय से बात करें, मिनिस्टर से बात करें, हिमाचल प्रदेश जहां से उस दवा को परमिशन का दावा किया जा रहा था, उस सरकार से बात की, किसी पत्रकार ने या फिर किसी एंकर ने इसकी जहमत ही नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ विज्ञापन चलाया और खबर भी चलाई। ये जो लॉ है इसमें एप्लीकेबल ये है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। अक्सर आप ट्रेन से बस से चलते होते हैं, दीवारों पे लिखा होता है निसंतान लोग संतान पाएं, पुत्र की प्राप्ति पाएं और अपना जो सेक्सुअल डिजीजेस का इलाज, ये सारी हमारे देश की प्रॉब्लम है। इसीलिए इस लॉ में मैजिक रेमेडी को डिफाइन किया गया कि कोई भी मंत्र है, कवच है, कोई भी मेडिसिन है जो मिरेकुलस पावर बताती है कि इससे हम डायग्नोस कर देंगे, क्योर कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे कोई भी ह्यूमन और एनिमल डिजीज, इसको लॉ ने प्रोहिबिट किया। विज्ञापन वाले खबरों की यही कहानी होती है। यह बात आप पर निर्भर है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, झूठी खबरें या सत्यापित तथ्य। मेरा यह शो आपको अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमसे जुड़े रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.